के बीच एक नया टॉपिक स्टैटिक्स सांख्यिकी लेकर आए हैं और इस टॉपिक में आज का मेन रूप से जिक्र होगा माध्य, माध्यिका और बहुलक का। ठीक है, लेकिन मेनली आज हम माध्यिका की चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में आज हम माध्य की चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में माध्यिका और बहुलक की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सांख्यिकीय माध्य होता क्या है। ठीक है, इसकी प्रकार का पर विचार करते हैं। थोड़ा सा चाहते हैं कि स्तर में निम्न से ऊपर की ओर चले, है ना, ताकि सारी बात बारीकी से हमें समझ में आ जाए। तो सांख्यिकीय माध्य जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला गणितीय माध्य। ठीक है, गणितीय माध्य। और दूसरा स्थिति संबंधित माध्य। गणितीय माध्य के अंतर्गत हम तीन तरह की माध्य की चर्चा करते हैं। पहला समानांतर माध्य या सिर्फ माध्य। अर्थमेटिक मीन। दूसरा गुणोत्तर माध्य या ज्योमेट्रिक मीन। और तीसरा हरात्मक माध्य। अंग्रेजी में हार्मोनिक मीन। ठीक है, गणितीय माध्य के अंतर्गत हम तीन तरह की माध्य की बात करते हैं। एक समानांतर माध्य या सिर्फ माध्य भी इसको कहते हैं, जिसको हम अर्थमेटिक मीन कहेंगे। दूसरा गुणोत्तर माध्य, है ना, या ज्योमेट्रिक मीन। तीसरा हरात्मक माध्य या हार्मोनिक मीन। ठीक है, यहां पे स्थिति संबंधी माध्य में दो होगा। पहला होगा माध्यिका और दूसरा होगा बहुलक। माध्यिका मीडियन, बहुलक को हम कहेंगे मोड। क्लियर? तो ये हुआ माध्य, माध्यिका और बहुलक। हम बारी बारी से सबका चर्चा करेंगे, लेकिन आज का वीडियो में हम गणितीय माध्य का जिक्र करेंगे। उसमें सबसे पहले जिक्र करेंगे समानांतर माध्य का। किसका? समानांतर माध्य का। ऐसे हम ये सारे पाठ का जिक्र करेंगे हम आज का वीडियो में, समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं समानांतर माध्य, है ना, आखिर है क्या, इस पे प्रॉब्लम कैसे पूछेगा और किस प्रकार से उसको हम हल करेंगे। उसके बाद गुणोत्तर और हरात्मक को देखेंगे और अगले वीडियो में माध्यिका और बहुलक दोनों को एक साथ देखेंगे। क्लियर? चलिए तो चलते हैं समानांतर माध्य की ओर। तो अभी जस्ट मैंने देखा कि सांख्यिकी माध्य दो प्रकार का, एक गणितीय माध्य और दूसरा स्थिति संबंधित माध्य। नहीं, गणितीय माध्य में मैंने देखा तीन, उसमें एक देखा समानांतर माध्य या माध्य। नहीं, समानांतर माध्य या माध्य, हम इसी पे हम विचार करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गुणोत्तर माध्य और उसके बाद देखेंगे हरात्मक माध्य। ठीक है, एक पार्ट में इतना सारे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे माध्यिका और बहुलक। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं। ये समानांतर माध्य क्या है? मान लीजिए कि आपको एक आंकड़ा दिया है 5, 3, 2, 3, 10, 6, 7, 5, 15, 4 का माध्य निकालें। तो सबसे पहले जानिए कि माध्य मीन्स होता है औसत। माध्य मीन्स औसत। औसत कैसे निकालते हैं?
तो सबको जोड़कर उसकी संख्या से भाग दे देते हैं। बस यहां पर भी वही कार्य हम करेंगे। ठीक है, अगर इसका माध्य निकालना है तो माध्य इसको निरूपित करते हैं x पर बार से, इस प्रकार से। ठीक है, x के ऊपर एक बार बांटते हैं, है ना। तो माध्य जब निकालना हो तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे और उसकी संख्या से भाग दे देंगे। तो क्या होगा, 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 4 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हल कर लीजिएगा, पहले इसको ऐड कर लीजिएगा, हम जोड़े हुए हैं। 60 आएगा बटा 10 बराबर 0 0 कट जाएगा 6। नहीं समझ में आया? मतलब अगर आंकड़ा दिया हुआ हो, उसका माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, सबको ऐड करके जोड़कर उसमें उसकी संख्या से भागा दे देंगे। इस सबको जोड़ लिए, टोटल 10 वो था, 10 से भाग दे दिए, कितना आ गया 6। अब थोड़ा सा सोचिए, सबको जोड़ने का तरीका तो अलग अलग हो सकता है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि मान लो कि हम 5 3 8 2 10 3 13 10 23 16 ऐसे ना जोड़कर हम यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ें कि 5 1 2 2 गो है, तो 5 हो गया, 5 गुना 2 10 3 1 2 2 गो है, तो ये हो गया 6। उसी प्रकार से 2 1 गो है, तो ये हो गया 2। फिर उसके बाद 10 एक ही है, 6 1 गो है, 7, उसके बाद 5 हम ले लिए, 15 और 4। अब इसको भी ऐड करेंगे तब भी तो 60 ही आएगा ना। 6 2 8 14 और 7 21 और 5 26 और 4 30 के 0 बाकी 3 3 1 4 1 5 1 6 आएगा ना 60। क्या जी? तो एक इस प्रकार से भी तो जोड़ सकते हैं। अब सोचिए कि इसी को अगर हम इस ढंग से सजा कर जोड़ें, मान लो इसको ऐसा लिखते हैं, यहीं पे कर देते हैं, 60 बटा 10 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6। अब हम इसको इस ढंग से जोड़ते हैं। पहले हम इसको लिखते हैं, या ऐसा ही लिख सकते हैं या 2। ठीक है, 2 कै गो है, 1 गो है। उसके बाद 3, ये 2 हो गया। उसके बाद 3 1 2 2 गो है। क्लियर, समझ रहा है या नहीं? उसके बाद 3 के बाद 4, 4 भी हमारा एक ही है। 4 के बाद 5, 1 2 है। 5 के बाद कौन है, 6 है। 6 भी हमारा एक ही है। 6 के बाद 7, 7 भी हमारा एक ही है। उसके बाद 7 के बाद 10 भी एक है। उसके बाद 15, 15 भी एक है। तो ये जो मैंने लिखा इसको कहते हैं चर। और इसकी जो संख्या, ये जितना बार जो आया है वह कहलाता है बारंबारता। बारंबारता इसको फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में कहते हैं, एफ से निरूपित करते हैं। बात आया समझ में? अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको गुना कर लेंगे कि 2 गो ए गो था, तो गुना करेंगे तो इसको लिख लेंगे एफ गुना एक्स, एफ एक्स। यहां पे ध्यान दीजिए, 2 चूंकि एक बार आया है आंकड़ा में,
तो अतः इसको ऐड करेंगे, सिर्फ 2 को अलग ऐड कर रहे हैं, तो कितना होगा ये, तो ये दोनों को गुना करना है, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। उसके बाद 3 चूंकि आंकड़ा में 2 बार आया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 3 की बारंबारता 2 भी कर सकते हैं। तब 3 2 गो है, तो 3 जोड़ 3 6, या 3 गुना 2 6। 4 1 था तो 4 हो गया, 5 2 गो था तब 5 5 10, या 5 दूना 10। उसी प्रकार से 6 गुना 1 6, 7 गुना 1 7, 10 गुना 1 10, और 15 गुना 1 15। नहीं, अब इसको अगर टोटलिंग करें, जैसे ये वाला टोटलिंग किए थे, तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब यहां से यहां तक का योग, एफ एक्स। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, बिल्कुल उसी जैसा। ये जोड़े थे तो कितना आया था, 60। उसके बाद ये वाला जो बारंबारता लिखे, इसको अगर ऐड करें तो इसको कहेंगे सिग्मा एफ। ये जोड़ेंगे तो टोटल 10 गो चर था, तो जोड़ने पे कितना आएगा, 10। नहीं समझ में आया। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हम इस प्रकार न जोड़कर इस प्रकार भी तो इसका कैलकुलेट हम कर सकते हैं ना। ये हो गया प्रश्नों का योग और ये हो गया उसकी संख्या, है ना। तो यहां पे माध्य बराबर क्या होगा, आप सोच सकते हैं। माध्य बराबर हो जाएगा, प्रश्नों का योग ना लिख के हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, है ना। यही समानांतर माध्य का फॉर्मूला हुआ। समानांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया, सिग्मा का मतलब पूरा का योग, एफ एक्स का एफ एक्स किए हैं उसका योग, सिग्मा एफ का मतलब एफ जो है फ्रीक्वेंसी जो है उसका योग। तो ये हो गया 60 बटा 10, काट दीजिए, कितना आ गया 6। आई बात समझ में, आ गया समझ में। तो कहने का मतलब इसी का एक दूसरा रूप हम देखें कि अगर इस रूप में अगर कोई हमको आंकड़ा देता है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सांख्यिकी में एक चीज देखने को मिला, बारंबारता। तो आप सब समझ गया होंगे कि बारंबारता क्या है। तो किसी भी चर की बारंबारता का मतलब होगा कि वह चर आंकड़ा में कितना बार आया है। जैसे 2 की बारंबारता, तो 2 की बारंबारता का मतलब हुआ कि 2 इसमें के बार आया है। तो देखिए, तो 2 के बार आया है, 1 बार, अतः 2 की बारंबारता हुआ 1। 3 की बारंबारता, तो 3 की बारंबारता मतलब 3 कई बार आया है, 1 1 2 बार, अतः 3 की बारंबारता होगा 2। नहीं समझ आया। अब इसी को एक रूप में और वो पेश करता है, ठीक है। वो कैसे करता है, तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन कर ले हम। यहां पे ये जो पहला तरीका आपने लिखा, इसको हम लोग कहते हैं सरल बंटन। क्या कहेंगे, सरल बंटन। और इसी को अगर बारंबारता के संग में लिखते हैं आप इस रूप से, तो ये कहलाता है बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन। लेकिन क्योंकि बारंबारता संग में है, लेकिन इसमें एक चीज और हमें समझना है। वो क्या समझना है, उसे भी हम समझिए, फिर एक बार पूरे को हम देख लेंगे, आपको पूरा कंसेप्ट डेवलप हो जानी चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि इसी को वो पार्टिकुलर को चर ना लिखकर एक ग्रुप में लिखे, कि बहुत ज्यादा लेंदी मतलब आंकड़ा रहे, 200 1000 2000 रहे, तो इस प्रकार से लिखना संभव तो होगी नहीं। तो उसको हम विभिन्न ग्रुप में बांट देते हैं कि भाई 0 से 5 तक वाला इसमें डाल दो, 5 से 10 वाला इसमें डाल दो, 10 से 20 वाला इसमें डाल दो। इस ढंग से ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए यहां पे कि हम 4 वर्ग में हम बांट देते हैं इस आंकड़ा को। यहां पे गौर से समझिएगा, मान लो 0 4 4 8 8 12 12 16 हम वर्ग में बांटते हैं। यहां पे 2 हम नहीं रखे, हम 0 से 4 तक वाला को हम इसमें रखेंगे, 0 से 4 के पहले मतलब 3 तक इसमें रखेंगे, 4 से स्टार्ट कर 7 तक वाला जो भी चल रहेगा इसके अंदर काउंट करेंगे,
अब 8 से लेकर 11 तक जो रहेगा उसको इसमें डालेंगे, और 12 से लेकर 15 तक वाला को इसमें डालेंगे। अगर और आगे रहता तो फिर लिखते 16 से 20 19 तक वाला को उसमें डालते। मतलब हम छोटा बनाने के लिए, लंबा ना बनाकर हम छोटा बनाना चाहते हैं। इसे कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, क्लियर? क्या कहेंगे इसको? वर्ग अंतराल। अब इसको आगे की क्रिया करिए, ठीक है। यहां पे अब इस आंकड़ा को बैठाने के लिए, सुविधा के लिए हम चिन्ह पाड़ते हैं। देखते होंगे घर में या गांव में कि जब गेहूं भी नापा जाता है तो एक डब्बा ऐसे उठाकर रखा और एगो चिन्हा दे दिया, दूसरा उठाला फिर एक चिन्हा दे दिया, नहीं, काउंट करने के लिए। तो उसी लिए यहां पे काउंट करने के लिए हम टैली मार्का का उपयोग करते हैं। टैली मार्का, ये कुछ भी नहीं है, ये चिन्ह है। जैसे देखो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए, लाओ इसको इस प्रकार से हम बना लेते हैं, क्लियर? अब यहां पे गौर कीजिए, ये 5 है, हटाइए इसको, ये 5 है, तो 5 कहां आएगा? तो ध्यान पहले इसको समझ लेना है। 0 से बड़ा 0 भी आएगा और 4 से कम वाला इसमें आएगा। 4 से 7 तक इसमें लेना है, 8 से 11 तक, 12 आएगा तो इसमें आएगा। समझ रहे हैं बात को ना? 12 से 15 तक, अगर 16 लेना है तो अगला में आएगा। तो यहां पे ये क्या है? 5, तो 5 4 और 8 के बीच में आता है, तो इसके बदले को पाई डाल दिए। आया बात समझ में? फिर उसके बाद कितना है? 3, तो 3 आएगा 0 और 4 के बीच में, क्लियर? एक पाई डाल दिए, अंगुली यहां रखे हुए हैं। 2 कहां जाएगा? तो यहां जाएगा। 3 0 और 4 के बीच में आएगा। 10 8 और 12 के बीच में आएगा तो इसमें आ जाएगा। 6 4 और 8 के बीच में आएगा तो यहां पे आ जाएगा। 7 4 और 8 के बीच में आएगा। 5 इसी में आएगा। 15 12 और 16 के बीच में आएगा। 4 यहां नहीं, इसमें आएगा, क्लियर? समझ रहे बात को ना? 4 के पहले तक लेना, 8 के पहले तक, 12 के पहले तक, 16 के पहले तक, 4 इसमें आएगा। तो 4 तो पूर गया, तो 4 के बाद जो ही लेना है तो फिर इसको कटिंग करेंगे। मान लीजिए कि 7 को लिखना था तो 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 6 7। मान लो कि 12 लिखना है तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 और 2 12, है ना? याददाश्त के लिए, काउंट करने में सुविधा हो, इसीलिए इसको कहते हैं टैली मार्क। क्या कहते हैं? टैली मार्क। समझ में आ गया? ये सुविधा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यही तो इसकी बारंबारता हुआ। लिखिए यहां फ्रीक्वेंसी, बारंबारता एक, देखिए वो हुआ 3, ये 5, ये 1, ये 1। अब इसकी माध्य निकालने के लिए थोड़ा मेहनत हमें और करना पड़ेगा, ठीक है? यहां पे मध्य बिंदु निकालना होगा जो हमारा x कहलाएगा। एक हो गया ये, फिर मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु क्या होता है? तो गौर करो, ये मध्य बिंदु जो होगा ये दोनों के बीच वाला, ये दोनों के बीच, तो 0 और 4 के बीच में कौन है? 2। ऐसे निकालने का तरीका है, दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देना है। तो 0 और 4 को जोड़िए, तो 0 + 4 और 2 से भागा दे दीजिए, कितना आएगा? 2। जैसे 4 और 8 का निकालना है तो 4 + 8/2, तो 12/2, मतलब कितना हो जाएगा? ये 6। यहां पे 8 और 12 का निकालना है तो 8 + 12/2, तो 20/2, कितना हो जाएगा? ये 10। यहां पे 12 और 16 कितना हो जाएगा? 28/2, कितना हो जाएगा? 14। ऐसे ए को निकाल लीजिएगा, उसके बाद निकलते चल जाएगा 4 का अंतर में है। ऐसे इसमें और भी कुछ बताना है, उसको हम बताएंगे आपको। जैसे वर्ग चिन्ह हो गया, माने मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह कहो या मध्य बिंदु कहो, फिर उसके बाद वर्ग अमाप कहो, ये सारी चीज का जिक्र करेंगे हम। जस्ट क्लियर? अब यहां पे जो एक था बारंबारता, वह हो गया यहां एक,
यहां पर जो x ये चर का काम कर रहा था वो चर का काम करेगा मध्य बिंदु x। बस अब यहां पे क्या निकालना है हमको, x गुना कर दे 3 दूनी 6, 6 पच्चे 30, 10 का 10, 14 का 14। अब ये सिग्मा f हो जाएगा आपका बराबरता का योग 5 3 8 9 1 10, वही संख्या जो है। उसके बाद यहाँ पे सिग्मा f चाहिए हमको, तो सिग्मा f x निकाल लीजिए, जोड़िए 6 4 10 के शून्य बाकी 1 4 1 5 1 6 60। अब हो गया माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, मतलब 60 बटा 10 मतलब 6 आंसर। बस यही फॉर्मूला यहां पर भी काम किया, यहां पर भी यही फॉर्मूला है ना, लेकिन अलग ढंग से है। तो क्या मैंने सीखा यहां पे, सबसे पहले तो हमको यही गिराना है कि जब आंकड़ा इस रूप में होगा तो उसको क्या कहिएगा, सरल बंटन। और जब आंकड़ा बराबरता के साथ होगा तो क्या कहिएगा, बराबरता बंटन। इसका मतलब यह हुआ कि ये तीसरा आंकड़ा का नाम भी होगा बारंबारता बंटन। कहो कैसे, क्योंकि इसमें भी बारंबारता है, तो साथ में अगर बारंबारता लिखेंगे तो वो होगा बारंबारता बंटन। इसमें भी बारंबारता लिखे थे तो ये हो गया भी बारंबारता बंटन। लेकिन दोनों में भी अंतर है, दोनों में अंतर यह है कि इसमें चार हूबहू लिखे थे आप, लेकिन इसमें चार को ग्रुप बनाकर रखे हैं आप, 0 से 4 वाला को एक साथ रखे हैं, 4 से 8 वाला को एक साथ रखने हैं। तो ये ग्रुप में है, ये अनग्रुप में है, ये वर्गीकृत है, ये अवर्गीकृत है। चूंकि इसको वर्ग बनाकर रखे हैं, वर्ग में ग्रुप बनाकर रखे हैं, तो इसको कह देंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन। और चूंकि ये वर्गीकृत आप नहीं किए हैं तो इसको कह देंगे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। बात आई समझ में। तो आंकड़ा 3 प्रकार का होगा, हूबहू ऐसा अगर आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तो उसको कहिएगा सरल बंटन। अगर ऐसा आंकड़ा रहेगा, बारंबारता साथ में रहेगा, बारंबारता साथ में रहेगा, तो उसको कहेंगे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। और अगर वर्ग अंतराल लिखा हुआ हो, मतलब इस जो चर है उसको ग्रुप में पेश किया गया हो, तो इसको कहिएगा वर्गीकृत, और साथ में बारंबारता दिया हुआ हो, इसलिए बारंबारता बंटन। कोई दिक्कत? तो आंकड़ा के प्रकार का होगा, 3 प्रकार का, सरल बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, ये हो गया वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ये यहां पे हम माध्य निकाले किसका, तो सरल बंटन का माध्य निकालना सीखे नहीं। ये माध्य जो निकाले एफ एक्स करके किसका निकाले, तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य निकाले। और यहां पे वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य निकालना सीखे। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्वेश्चन ये रहेगा आंकड़ा इतना का माध्य निकाले, इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। आपका क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा चर दे देगा, साथ में बारंबारता कहेगा कि इसका माध्य निकाले, तो बस फौरन एक था, ये दोनों गुना करिएगा वो हो जाएगा एफ एक्स, जोड़ दीजिए, इसमें से भागा दीजिए, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहां पर भी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहां पे क्वेश्चन कैसे होगा, तो टेली मार का तो आपने देखा कि अपनी सुविधा के इस्तेमाल किया था, तो आपको ए रहेगा और ए रहेगा, क्लियर। और उसके बाद मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा, जो एक्स बताएगा एफ एक्स को गुना कर लीजिएगा, माध्य निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत? इसमें कुछ और टर्म है, जैसे यहां पे इस आंकड़ा का कुछ क्वेश्चन और हमसे पूछता है, ठीक है, वो होता है परास, या इसका दूसरा नाम है परिसर या रेंज या वर्ग विस्तार। ये चारों नाम आपका एक ही है, आंकड़ा का परास, परिसर, रेंज या वर्ग विस्तार। ये जो होता है आंकड़ा में जो सबसे बड़ा मान है, जैसे ये, और सबसे छोटा मान ये दोनों को अंतर होता है। बड़ा मान और छोटा मान के अंतर को कहते हैं परिसर, रेंज या वर्ग विस्तार या परास। मतलब इसके बारे में कह सकते हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि महत्तम
चर माइनस न्यूनतम चर मान। महत्तम चर मान कौन है 15 और न्यूनतम चर मान कौन हुआ 2। तब 15 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 13। अगर आपका यहां क्वेश्चन होता कि आंकड़ा 5 3 2 3 10 6 7 5 15 4 का परास या परिसर या रेंज या वर्ग विस्तार कोई भी नाम बोलता क्या होगा, तो आप कहते 13 होगा। बात आया समझ में या नहीं आया? यहां के बाद अगर आंसर ये होता तो आपका उत्तर ये हो जाता। कोई दिक्कत? तो परिसर क्या है? तो महत्तम और न्यूनतम मान का अंतर है। महत्तम और न्यूनतम मान का अंतर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे एक चीज, ये वर्ग अंतराल में सीखना है। वर्ग अंतराल में ये विभिन्न वर्ग हुआ, तो ये वर्ग में दो तरह का मान होगा, एक छोटा वाला मान होगा, एक बड़ा वाला मान होगा। तो इस सब में जो छोटा वाला मान होगा उसको निम्न सीमा कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? निम्न सीमा। और जो बड़ा वाला मान होगा उसको ऊपरी सीमा कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्ग अंतराल 4 8 का निम्न सीमा कौन है? तो 4। ऊपरी सीमा कौन है? तो 8। यहां पर देखो 8 12 का निम्न सीमा कौन है? 8। ऊपरी सीमा कौन है? 12। 12 16 का निम्न सीमा कौन है? 12। ऊपरी सीमा कौन है? 16। इसमें एक नाम और आएगा, है ना? वो क्या आएगा? मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह वो क्या होगा? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु या इसका दूसरा नाम क्या होगा? वर्ग चिन्ह बराबर होगा निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। जो अभी मैंने निकाला था यही हुआ मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। जैसे इसका निकाले तो 4 प्लस 8 12 बटा 2 6। इसका निकाले तो 8 प्लस 12 कितना हो गया 20 बटा 2 10। जैसे इसका निकाले 16 12 28 16 प्लस 12 कितना, सॉरी 12 प्लस 16 28 बटा 2 कितना हो जाएगा 14। कोई दिक्कत? एक चीज और इसमें सीखना है। वो क्या सीखना है? वर्ग अमाप। क्या सीखना है? वर्ग अमाप। ऐसा करते हैं कि ये शेप को यहां लिख देते हैं। ये हो गया। दूसरा क्या सीख लेना है? वर्ग अमाप। ये वर्ग अमाप क्या होगा? सब इसकी बात कर रहा है। ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। जैसे 12 16 का वर्ग माप, तो 16 माइनस 12 नहीं। जैसे यहां पे क्वेश्चन कर देते हैं कि 8 12 वर्ग 8 12 का वर्ग अमाप क्या होगा? तो क्या कहिएगा? 8 12 12 कौन है? 12 कौन है? 12। और छोटा कौन है? 8। घटा दीजिए, आंसर आ गया 4। कोई दिक्कत? तो हम सारी बात सीख चुके हैं। थोड़ा सा हम एक साथ सारा चीज को लाना चाह रहे थे, इसलिए थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, गिजबी टाइप का हो गया, लेकिन बहुत आसानी से आप इसको समझ लीजिएगा। हम समानांतर माध्य की बात किए थे। समानांतर माध्य 3 तरह का आंकड़ा देगा और तीनों तरह के आंकड़ा में से किसी का भी निकालना हो सकता है ना। पहला तो बिल्कुल आप वर्गीकृत आंकड़ा देगा, सरल बंटन का हो, या इसका दूसरा नाम ये भी कह सकते हो आप वर्गीकृत आंकड़ा। बंटन खाली हटा दे, आप वर्गीकृत बंटन, आप वर्गीकृत आंकड़ा या सरल बंटन। ठीक है, तो इसका सीधा सीधी सबको जोड़ के उतना संख्या से भाग देना है। दूसरा इस रूप में अगर दे, बड़ा वार्ता के रूप में दे, तो कुछ नहीं करना है, एफ एक्स निकाल लेना है,
और उसके बाद सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ से भाग दे देना है, इसमें भी सिग्मा एफ एक्स से सिग्मा एफ से भाग दे देना है ना। यहाँ पे एक्स होगा इसका मध्य बिंदु, और यहाँ पे एक्स जो होगा वो खुद अपने आप चर होगा, इसीलिए कि ये ग्रुप में लिए हैं, तो ग्रुप में लिए का चर किसको मानेगा, बीच वाला को मान लेते हैं। हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा विचार कर लेते हैं समानांतर माध्य। तो मैंने देख लिया एपी एएम, एएम ये ना समानांतर माध्य था, एएम। अब बच गया गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, है ना। तो 5 मिनट उस पर भी हम समय दे लेते हैं। चलिए, जब तक आप आराम से इसको नोट करें। तो दोस्तों, हमने जस्ट पढ़ा गणितीय माध्य 3 प्रकार का, समानांतर माध्य या माध्य कहेंगे अर्थमेटिक में, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। इसमें हम समानांतर माध्य के बारे में अभी जस्ट मैंने देखा कि समानांतर माध्य क्या होता है, ठीक है। अब तीनों को इकट्ठे एक साथ हम देखते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, मान लीजिए कि आपको कोई आंकड़ा दे देता है कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक, n वो आंकड़ा दे देता है, टोटल आंकड़ा की संख्या, पद की संख्या n है, और आपसे बोलता है कि इसका समानांतर माध्य निकालें, समानांतर माध्य निकालें। तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, A1 A2 A3 डॉट 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 कहां तक जोड़िएगा, AN तक, और इसमें इसकी संख्या टोटल क्या हुआ है, 1 2 3 4 डॉट 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 n तक, तो n से भाग दे देंगे। ये हमने सीखा, ये चीज अभी जस्ट मैंने सीखा, है ना। सीखा ना कि समानांतर माध्य में 3 तरह का हमको आंकड़ा वो दे सकता है माध्य निकालने के लिए। पहला इस ढंग का जिसको आपने कहा सरल बंटन, तो सबको जोड़ के भाग, उसी का दूसरा रूप को पढ़ा मैंने बारंबारता बंटन, उसमें भी मैंने पढ़ा 2 खंड में, एक अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और दूसरा वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ये 3 आंकड़ा का माध्य निकालना मैंने सीखा। 3 तरह का आंकड़ा आपको मिल सकता है माध्य निकालने के लिए। तो चाहे सरल बंटन दे दे तो सबको जोड़ के भाग दे देंगे, अगर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दे दे तो फिर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ से उसका माध्य निकाल लेंगे, और वर्गीकृत बारंबारता बंटन रहेगा तो उसका भी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ से माध्य निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अवर्गीकृत मीन्स सरल बंटन की हम बात करेंगे, गुणोत्तर भी हरात्मक भी सरल बंटन का ही होगा। तो अगर आपको A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN तक का अगर आपको समांतर माध्य निकालना हो तो सबको जोड़कर उसकी संख्या से क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे। और अगर आपको गुणोत्तर माध्य निकालना है, गुणोत्तर माध्य निकालना है तो क्या करेंगे कि सारे संख्या को आपस में गुना कर देंगे, उसके बाद जितना संख्या होगा उतना ही मूल निकाल देंगे। मान लो कि 2 संख्या है तो दूसरा मूल मतलब वर्गमूल निकाल देंगे गुना करके, 3 संख्या है तो तीनों को गुना करके उसका तीसरा मूल यानी घनमूल निकाल देंगे, 4 संख्या है तो चारों को गुना करके उसका चौथा मूल निकाल देंगे, 5 संख्या है तो पांचों को गुना करके उसका 5वां मूल निकाल देंगे, अगर n संख्या है तो सबको गुना करके उसका nवां मूल निकाल देंगे। क्लियर। और तीसरा जो होगा वो हरात्मक माध्य होगा। हरात्मक माध्य अगर निकालना हो तो टोटल संख्या बटा A बटा A1 प्लस 1 बटा A2 प्लस 1 बटा A3 प्लस डॉट 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 1 बटा AN। तो ये तीनों माध्य निकालने का तरीका, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसी में अगर ये संख्या 2, यदि संख्या 2 संख्या A और B हो, यदि 2 संख्या A और B सपोज मान लीजिए, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो जैसे पहला क्या निकाले समानांतर माध्य, तो समानांतर माध्य के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा
सबको जोड़कर संख्या से भाग देना। यहाँ पे दो संख्या है ए और बी, तो ए दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। दूसरा गुणोत्तर माद, अगर इसका गुणोत्तर माद निकालना है ये दो संख्या का, तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे और इसका दूसरा मूल निकाल देंगे, मतलब वर्गमूल निकाल देंगे। और अगर आपको हरात्मक माद निकालना है तो क्या करेंगे, तो दो संख्या है तो 2y 1/a प्लस 1/b, और इसको अगर आप हल करिएगा तो इसको लघुत्तम लेके जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2ab/a प्लस b। ठीक है, अक्सर हाँ गुणोत्तर और हरात्मक जो है दो ही संख्या को हमको निकालने के लिए एग्जाम में आता रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आगे दो ही का एग्जाम में निकालने के लिए देगा भी। अगर बाय चांस 2 से अधिक का देगा तब भी हम निकाल लेंगे, क्लियर। लेकिन फिलहाल हम दो संख्या की बात करें तो दो संख्या का गुणोत्तर मान √ab और हरात्मक मान 2ab/a प्लस b। शायद ही पढ़े होंगे आप औसत चाल, ए की चाल से कोई व्यक्ति जितना दूरी जाता है या हिलसा से पटना जाता है और बी की चाल से वापस आता है तो जाने आने का औसत चाल क्या कहते हैं, 2ab/a प्लस b। याद होगा आपको, बस वही, क्लियर। अब यहां पे गौर कीजिए, एक एग्जांपल लेकर भी इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कह दे 9 और 16 का पहला समानांतर माध्य निकालें, ठीक है, समानांतर माध्य निकालें तो आप क्या कर लिया, 9 + 16/2 मतलब 25/2 आंसर। अगर आपसे कह दे कि 9 और 16 का गुणोत्तर माध्य निकालें, क्या निकालें, गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य निकालने का फॉर्मूला अभी जस्ट आपने देखा है ना, दोनों को गुना करके दूसरा मूल, या एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं √ab, तो 9 × 16 मतलब 3 × 4 12। और अगर आपसे पूछ दे हरात्मक मान, हरात्मक मान कि इसका हरात्मक मान क्या होगा, तो क्या करिएगा, तो हरात्मक मान का अभी जस्ट फॉर्मूला देखा आपने, या फिर जनरल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। देखो पहले हम जनरल निकालते हैं, तो दो को संख्या है तो 2y 1/9 प्लस 1y 16। अब इसको आप हल करिएगा, लघुत्तम लेके इसको जोड़िएगा, ठीक है, तो 9 और 16 का एलसीएम होगा 144, ठीक है, तो 144 लघुत्तम लीजिएगा तो ऊपर चल जाएगा 2 × 144/25 मतलब 288/25। या सेकंड तरीका आपका होगा ये फॉर्मूला, हरात्मक माध्य बराबर 2ab/a प्लस b मतलब 2 गुना पहला संख्या है 9 और दूसरा संख्या है 16/a प्लस b, 9 + 16 गुना कर दीजिए तो 16 दूनी 32, 32 × 9, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 9 × 27 है 28, 288/25। नहीं समझ में आया। अक्सर हाँ ऐसे गुणोत्तर और हरात्मक जो पूछता है वो दो ही का पूछता है, दो ही संख्या का, तो दो संख्या का गुणोत्तर पूछेगा तो √ab, और दो संख्या का अगर हरात्मक पूछेगा, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा 2ab/a प्लस b। और समानांतर माध्य के बारे में तो पूरा हम लोग पिछला क्लास में अभी जस्ट पहले देख ही लिए हैं, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ऐसे इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, ये तो समानांतर गुणोत्तर और हरात्मक माध्य निकालने का तरीका हो गया। ये तीनों में एक रिलेशन भी होता है, ठीक है, ये तीनों में एक रिलेशन भी होता है, उसे भी हम थोड़ा सा देख लेना चाहेंगे जब तक इसको आप नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में क्या रिलेशन है इसको हम देखेंगे। मिटा दें,
देखिए अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि दो संख्या का समानांतर माध्य 14 गुणोत्तर माध्य 12 हो तो हरात्मक माध्य क्या होगा, ऐसा कुछ आपसे क्वेश्चन कर दे तो कैसे बनाएंगे आप? तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, समानांतर माध्य अगर दो संख्या ए और बी हो तो समानांतर माध्य क्या होगा उसका? समानांतर माध्य बराबर दो संख्या ए और बी हो तो समानांतर माध्य अभी आपने पढ़ा ए प्लस बी बाई 2 जो दिया हुआ है कितना 14। और अगर गुणोत्तर माध्य की बात करें तो गुणोत्तर माध्य अगर ए और बी का निकालिएगा तो ए होगा अंडर रूट ए बी जो दिया हुआ है कितना 12। और हरात्मक माध्य की अगर हम बात करें तो हरात्मक माध्य बराबर होता है 2ab बटा ए प्लस बी जो हमें निकालना है। क्लियर? अब इसको बनाइएगा कैसे? तो बनाना बहुत आसान है, गौर करिए थोड़ा सा। अगर ए में दोनों ओर आप वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर क्या कर देते हैं वर्ग, तो क्या आपको ए बी का मान निकल जाएगा? वर्ग करिएगा तो रूट हट जाएगा, तो ए बी का मान होगा बराबर है 44 144। उसी ढंग से अगर 2 को इधर फेंकते हैं आप तो यहां से क्या ए प्लस बी निकल जाएगा 14 दूनी 28। अब ए बी और ए प्लस बी का मान यहां पुट आप कर देंगे तो हो जाएगा 2 ए बी का मान है 144 बटा ए प्लस बी का मान हो जाएगा 28। तो 14 दूनी 28 कर जाएगा, फिर 7 दूनी 14 72 मतलब 72 बटा 7 आंसर। ये बेसिक तरीका हुआ हमको बनाने का। दूसरा तरीका भी आप अपना सकते थे अगर आपको ये तीनों में रिलेशन पता होता तब, है ना। वो कैसे? वो यहां पे गौर कीजिए, ये गुणोत्तर माध्य का अगर आप वर्ग करते हैं, ये गुणोत्तर माध्य का अगर आप वर्ग करते हैं, ठीक है, तो गौर करो तो गुणोत्तर माध्य जीएम बराबर होता है अंडर रूट ए बी, जीएम बराबर अंडर रूट ए बी होता है। तो इसका वर्ग करोगे तो हो जाएगा अंडर रूट ए बी का वर्ग होगा। अब यहां पे गौर करो, समानांतर माध्य आपने निकाला ए प्लस बी बटा 2 और गुणोत्तर माध्य आपने निकाला, सॉरी हरात्मक माध्य ना, हरात्मक माध्य आपने निकाला 2ab बटा ए प्लस बी। थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर इसको हल करिएगा तो क्या आ जाएगा ए बी। अगर ये दोनों को गुना कर दिया जाए, ये दोनों को गुना कर दिया जाए तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका भी आपका कहीं ना कहीं हल आ जाएगा ए बी, दोनों क्या होगा बराबर होगा। तब तो कह सकते हैं कि गुणोत्तर माध्य जो हुआ वह ये दोनों के गुणनफल के बराबर हुआ या नहीं हुआ। अतः आप सीधे याद रखिएगा ये तीनों में रिलेशन कि गुणोत्तर माध्य का जो वर्ग होगा वो समानांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणनफल के बराबर होगा। अगर ये रिलेशन आपको याद रहता तो आराम से इस क्वेश्चन का उत्तर आप दे सकते थे, क्योंकि समानांतर माध्य आपका 14 दिया हुआ है, हरात्मक माध्य आपका निकालना है और गुणोत्तर माध्य आपका 12 दिया हुआ है, मतलब 12 का स्क्वायर करिएगा तो हरात्मक माध्य बराबर हो जाएगा 14 को इधर फेंकिए 12 गुने 12 बटा 14, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 वर्षा का 72 बटा 7 आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको आप बना सकते थे बशर्ते कि ये रिलेशन याद होता तो। अगर रिलेशन याद ना है तो बेसिक फॉर्मेट पे भी आप इसको बना सकते हो। क्लियर? तो ये था गणितीय माध्य, है ना। इसमें हम तीनों को देखा, समानांतर माध्य या माध्य भी अगर सिर्फ कहता है तो उसका वो समानांतर माध्य से ही होगा, है ना। इस ये जो रूप होगा किसका रूप होगा,
औसत का। किसका रूप होगा? औसत का। दूसरा मैंने देखा गुणोत्तर माध्य, तीसरा मैंने देखा हरात्मक माध्य। क्लियर? तो ये था आपका माध्य। तो माध्य के बाद बारी किसका आएगा? माध्य का। और उसके बाद बहुलक का। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे पार्ट 2 के अंतर्गत माध्यिका और बहुलक को। ठीक है? जब तक के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।